हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू वाइज लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के वीडियो में हम जो हमारी एनसीईआरटी की 10th क्लास की जियोग्राफी की बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को कंटिन्यू करेंगे। इसके 3 वीडियोज हमारे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है उसका पार्ट 4 रहेगा और इसके अंदर इस चैप्टर को ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर लेंगे, कवर कर लेंगे। कहने का मतलब ये आज हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा इसमें। और उसके बाद जो अप्रोक्सीमेट हमारे इस चैप्टर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं 150 के अप्रोक्सीमेट, उनको डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जब जब वीडियो को ख़त्म किया था तो वो कहाँ पर हमने एलुवियल सोयल तक आई थिंक उसमें कवर कर लिया था। उससे आगे जो हमारा ब्लैक सोयल, तो आज हम ब्लैक सोयल से कंटिन्यू करेंगे। देखो एलुवियल सोयल जब हमने पढ़ा तभी मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि जब आप सोयल पढ़ते हो, टाइप्स ऑफ सोयल पढ़ते हो, जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोयल के बारे में पढ़ते हो तो आपको मेनली किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना होता है। एक तो सोयल किस प्रकार से फॉर्मेशन होती है, सेकंड कि उसके अंदर कौन कौन सी एग्रीकल्चर ग्रो कर सकती है या किस क्रॉप के लिए वो बेटर होती है सोयल। थर्ड पॉइंट था कि वो किस पर्टिकुलर रीजन के अंदर पाई जाती है। फोर्थ पॉइंट कि उसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, मिनरल्स वगैरह उस सोयल के अंदर पर्टिकुलरली कौन कौन से मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं जो कि उस किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए बेटर होते हैं। उन मिनरल्स की वजह से, उन न्यूट्रिएंट्स की वजह से क्या होता है, उस सोयल के अंदर कोई जो भी क्रॉप होती है वो ग्रो करती है। वो किस पर डिपेंड करता है कि सोयल के अंदर कौन सी क्रॉप ग्रो करेगी, वो उसके अंदर जो मिनरल्स या जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो उसी पर डिपेंड करता है। ओके, तो आज का स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो जिसमें फर्स्ट सोयल है दैट इज ब्लैक सोयल। कौन सी है? ब्लैक सोयल। तो ब्लैक सोयल का जो कलर होता है वो कैसा होता है? ब्लैक। दीज सोयल्स आर ब्लैक इन कलर। कैसी होती है? ब्लैक इन कलर। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ब्लैक सोयल। क्योंकि जो सोयल है, मिट्टी होती है, इसका कलर ब्लैक होता है और उसके ब्लैक कलर की वजह से इसको ब्लैक सोयल बोला जाता है। और आल्सो नोन एज रेगुर सोयल, जो इसका दूसरा नाम है वो क्या है? रेगुर सोयल, रिगुर सोयल। ओके, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ब्लैक सोयल को किस दूसरे नाम से जाना जाता है, या फिर रेगुर सोयल है वो किस पर्टिकुलर सोयल का नाम है। 4 ऑप्शन दे देंगे आपका, उसके अंदर एक ब्लैक सोयल डाल देंगे। ब्लैक सोयल इज आइडल फॉर ग्रोइंग ऑफ कॉटन। ब्लैक सोयल किसकी ग्रोइंग के लिए, कौन सी एग्रीकल्चर के लिए, किस फसल के लिए बेटर होती है? तो दिस इज़ बेटर फॉर कॉटन। ओके, ब्लैक सोयल के अंदर जो कॉटन होती है वो काफ़ी अच्छी ग्रो करती है और इसी वजह से इसको ब्लैक कॉटन सोयल के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी तक ब्लैक सोयल के 3 नाम हो गए। एक तो क्या है, इसका ब्लैक सोयल ही बोलते हैं इसको, सेकंड रेगुर सोयल, थर्ड ब्लैक कॉटन सोयल। ओके, अब देखते हैं कि इसकी किस किस प्रकार की कंडीशंस फेवरेबल होती है फॉर्मेशन ऑफ द ब्लैक सोयल के लिए। देखो फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सोयल के लिए क्या क्या कंडीशंस फॉर्मेशन होती है, क्या क्या कंडीशंस फेवरेबल होती है। इट इज़ बिलीव्ड दैट क्लाइमेटिक कंडीशंस, एक तो कौन कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, अलोंग विद पेरेंट रॉक्स, जो कुछ पर्टिकुलर रॉक्स होती है, रॉक मटेरियल्स आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। क्या क्या चीज़ हो गई, एक तो क्लाइमेट कंडीशन हो गई, उसके अलावा जो पेरेंट रॉक्स होती है, ये मतलब पेरेंट रॉक मटेरियल्स और क्लाइमेटिक कंडीशंस, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है किसके लिए? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सोयल। तो क्या क्या, एक तो क्लाइमेट कंडीशन हो गया और जो भी रॉक्स होती हैं, तो आपको पता है ये किससे, जो लावा रॉक्स होती हैं उनसे किसका फॉर्मेशन होता है? ब्लैक सोयल का फॉर्मेशन होता है। ओके, और दिस टाइप ऑफ सोयल इज़ टिपिकल ऑफ द डेक्कन प्लेटू बेसाल्ट रीजन स्प्रेड। तो ये कहाँ पाई जाती है? जो हमारा डेक्कन ट्रैप का रीजन है, मतलब जिसको बेसाल्ट रीजन भी बोला जाता है, उसके अंदर फैली हुई है। अभी मैप के हेल्प से दिखाते हैं आप लोगों को। ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटू इन द एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोज। किससे बनी है ये? लावा से बनी हुई है। ओके, लावा फ्लोज से मतलब यह है, देखो जब मैंने लावा के बारे में शायद डिस्कस किया था कभी 7th 8th 9th की एनसीईआरटी में मैंने पढ़ाया था, तो उसमें डिस्कस किया था कि जो अर्थ के नीचे से लावा निकलता है ना, वो क्या करता है, उससे रॉक्स की फॉर्मेशन होती है। अब किस किस प्रकार की रॉक की फॉर्मेशन होती है वो आप वहाँ जाके देखना, काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे आगे दोबारा उस चीज़ों को डिस्कस करना स्टार्ट करूँगा। तो जो अर्थ के नीचे से जो लावा निकलता है तो उससे क्या होता है, रॉक की फॉर्मेशन होती है। ओके, और उन्हीं रॉक्स से जब वो रॉक्स ब्रेक करती हैं तो उन रॉक के ब्रेक करने से किसकी फॉर्मेशन होती है? सोयल की। तो वो कौन सी सोयल होती है? ब्लैक सोयल। कौन सी है वो? ब्लैक एंड सोयल। ओके, तो जो ये लावा फ्लोज होता है, तो लावा फ्लो का मतलब यही है कि जो लावा के फ्लो से जो भी रॉक की फॉर्मेशन होती है उनके ब्रेक होने से जो सोयल बनती है उसे कौन सी सोयल बोलते हैं हम? दैट इज़ ब्लैक सोयल।
और ये जो सोयल है कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, डेक्कन ट्रैप के अंदर। रीजन स्प्रेड नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटू, जो डेक्कन प्लेटू है उसके नॉर्थ वेस्ट के अंदर। आपको इमेज के अंदर भी दिखा देते हैं चीज़ें, देखो दैट इज़ ब्लैक सोयल। ये जो कलर आपको दिखे कहीं, ये मान लेना कि ये कौन सा है, ब्लैक सोयल है। ये दिख रहा है आपको, दैट इज़ ग्रे कलर जो नज़र आ रहा है ना, ये कौन सा सोयल है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये ब्लैक सोयल को। ये कहाँ पर है, ये जो हमारा कंप्लीट एरिया है, मैं इसको हल्का सा ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखो ये कौन सा है हमारा, दैट इज़ डेक्कन प्लेटू। कौन सा है ये, डेक्कन प्लेटू। और डेक्कन प्लेटू के नॉर्थ वेस्ट के अंदर ये जो पाई जाती है, ये कौन सी सोयल है, दैट इज़ ब्लैक सोयल। तो कहाँ पर फैली हुई है, डेक्कन प्लेटू के नॉर्थ वेस्ट के अंदर। और अगर बात करें स्टेट की, तो कौन कौन सा स्टेट पड़ता है, एक तो गुजरात हो गया यहाँ पर, ये गुजरात है, दैट इज़ राजस्थान, एंड ये हो गया नीचे महाराष्ट्र, और ये कुछ हिस्सा कौन सा है, मध्य प्रदेश का भी है, एमपी का भी है। ओके, तो ये 4 स्टेट है जिसके अंदर आपको पाई जाएगी। मेनली अगर आपसे कभी ऑप्शन दिया जाएगा इसका, तो गुजरात और महाराष्ट्र मेन है इसके अंदर। कौन कौन से हैं, गुजरात और महाराष्ट्र, जिसके अंदर ये ब्लैक सोयल पाई जाती है। ओके, तो नॉर्थ वेस्ट रीजन का मतलब समझ गया क्या मतलब है इसका। डेक्कन ट्रैप का जो रीजन है, वो जो डेक्कन ट्रैप नीचे दे रखा था, उसके कहाँ पर फैली हुई है, रीजन स्प्रेड और नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटू। जो डेक्कन प्लेटू है हमारा, ये क्या सा जो अभी हमने ड्रॉ किया था इंडिया, जैसे इंडिया का मैप है ये, तो ये पूरा जो इसके अंदर ये जो पर्टिकुलर एरिया है ट्राइंगल शेप में, ये कौन सा है, दैट इज़ डेक्कन प्लेटू। और इसके जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है, ये वाला यहाँ पर पाई जाती है, दैट इज़ ब्लैक सोयल। ओके, और किससे फॉर्मेशन होती है इसकी, लावा फ्लो से, या फिर आप बोल सकते हो जो लावा रॉक्स होती है उनसे। अब लावा से कौन कौन सी रॉक्स बनती है, वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। दे कवर द प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ कवर, प्लेटू कवर होते हैं। महाराष्ट्र का रीजन आ गया, दैट इज सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, एमपी का रीजन, एंड छत्तीसगढ़ प्लेटू एक्सटेंडेड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी एंड कृष्णा वैली। इसका क्या मतलब है, देखो कहने का मतलब ये है कि एक तो जो मेन रीजन है गुजरात और महाराष्ट्र का हो गया, वहाँ तो ये सोयल पाई जाती है। बट अगर हम बात करें, ये देखो इधर भी कौन सी है, ये दैट इज़ ब्लैक सोयल। तो ये काफ़ी जगह पर फैली हुई है, दैट इज़ ब्लैक सोयल। ओके, ये सभी कौन से रीजन है, ब्लैक सोयल है। तो कहने का मतलब है कि इसके साथ साथ गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान का जो एरिया है, उसके साथ साथ ब्लैक सोयल और कहाँ पर पाई जाती है, ये जो प्लेटू है ना इधर। अब आपको जब प्लेटू पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा इधर कौन कौन से प्लेटू हैं। ओके, तो इन प्लेटू के पास भी ये सोयल पाई जाती है। देखो आपको ना ये लैंड फॉर्म्स है ना, उनको काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा माउंटेन है, कहाँ पर कौन सा प्लेटू है, क्योंकि ये चीज़ें अभी जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ मालवा का प्लेटू मध्य प्रदेश के अंदर है, छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ के अंदर जो छत्तीसगढ़ झारखंड के पास है छोटा नागपुर का प्लेटू हो गया। तो यहाँ तक ये जो ब्लैक सोइल है ये फैली हुई है। ओके, बस इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता है एमसीक्यू के अंदर। तो मेनली पूछा जाएगा कि ब्लैक सोइल कौन से स्टेट के अंदर पाई जाती है, तो ऑप्शन में गुजरात या महाराष्ट्र मिलेंगे आपको मेनली। या फिर अगर आपको प्लेटू नाम याद करने हैं तो आप ये उनको भी लर्न कर सकते हो, जैसे कि मालवा का प्लेटू हो गया, छोटा नागपुर का प्लेटू हो गया। उसके अलावा जो गोदावरी और ये जो कौन सा दे रखा है, कृष्णा वैली दे रखी ना, गोदावरी वैली, कृष्णा वैली, इसके साथ साथ भी ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर फैली हुई है, मतलब यहाँ पर भी पाई जाती है। बट मेनली पूछे आपसे कि ब्लैक सोइल कहाँ पाई जाती है, तो अगर स्टेट दे रखे हो आपसे गुजरात और महाराष्ट्र, ओके, तो पहले आपको उनको प्रेफरेंस देनी है, इसलिए आपके ऑप्शन में मिलेंगे भी वही आपको स्टेट। प्लेटू के ऊपर कम चांसेस है कि मल्टीपल चॉइस के अंदर आपके में डायरेक्ट क्वेश्चन डाल लें इसका। अब बात करते हैं द ब्लैक सोइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल्स। एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल्स का क्या मतलब है कि जो ब्लैक सोइल होती है ना, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं तो वो बिल्कुल कैसे होते हैं, बिल्कुल बारीक मेटेरियल्स की होती है। जैसे मान लेते हैं एलुवियल सोइल है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़ा मोटा साइज के होते हैं। ओके, ये इस तरीके के हैं। बट अगर हम बात करें ब्लैक सोइल के, तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल बारीक होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो वाटर होता है ना ब्लैक सोइल के ऊपर, ये काफ़ी टाइम तक वाटर को क्या करके रख सकती है, अपने ऊपर होल्ड करके रख सकती है। ओके, क्यों, उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी फाइन होते हैं, और फाइन होने की वजह से क्या होते हैं, पास पास होते हैं बिल्कुल। ओके, तो एक बस ये याद रखो कि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी फाइन्स होते हैं। सो दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। इसकी वजह से क्या होती है, वो मॉइस्चर को काफ़ी लंबे समय तक होल्ड करके रख सकती है।
उसके पीछे रीज़न क्या बताया मैंने कि उसके जो पार्टिकल्स है वो काफ़ी छोटे होते हैं। आप लोगों ने चिकनी मिट्टी देखी होगी ना कभी, तो चिकनी मिट्टी के ऊपर पानी भर के देखना, काफ़ी देर तक भरा रहता है, उसके अंदर वो सोखती नहीं है उस वाटर को। क्या रीज़न होता है? क्योंकि जो चिकनी मिट्टी होती है वो सेम एज ब्लैक सॉइल की तरह होती है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल बारीक बारीक होते हैं। बिल्कुल बारीक पार्टिकल्स होने की वजह से वो वाटर को सोख नहीं पाती है। जो आपको ने कभी अगर किसी ने राइस की एग्रीकल्चर करते हुए देखा हो, जो चावल है उसकी खेती अगर आप लोगों ने कभी करते हुए देखा हो, हरियाणा पंजाब से साइड में या फिर वेस्ट बंगाल में भी काफ़ी होती है, हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश बिहार के साइड में। तो अगर किसी स्टूडेंट ने चावल की खेती करते हुए देखा है ना, तो आपने देखा होगा कि जो खेत होता है उसके अंदर या जो फील्ड होता है, फार्म होता है, उसके अंदर क्या करते हैं, वाटर को भर दिया जाता है और वो वाटर उसके अंदर काफ़ी दिनों तक भरा रहता है। वो जो मिट्टी होती है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करती है, मतलब सोखती नहीं है। रीज़न क्या होता है? क्योंकि वो किस प्रकार की मिट्टी होती है? चिकनी मिट्टी होती है, या फिर आप बोल सकते हो ब्लैक सॉइल जो होती है ना, इस प्रकार के इससे कुछ मिलते जुलते गुण होते हैं उसके, तो वो वाटर को सोखती नहीं है। उसके रीज़न क्या है उसका? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी बारीक होते हैं, बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स होते हैं। तो इस वजह से काफ़ी टाइम तक, लंबे समय तक उसके अंदर वाटर भरा रह सकता है। और जो वो मिट्टी किसके लिए, उस मिट्टी में मतलब आप कह सकते हो कि राइस वगैरह के लिए काफ़ी बेटर होती है वो। हरियाणा के अंदर उसको चिकनी मिट्टी बोलते हैं, बाकी आपके पर्टिकुलर रीजन के अंदर उसको किस नाम से जाना जाता है आप देख सकते हो, पता कर सकते हो अपने रीजन में। हमारे हरियाणा में तो उसको चिकनी मिट्टी बोलते हैं कि चिकनी मिट्टी के अंदर ये पर्टिकुलर फसल। उसके पीछे रीज़न भी ये होता है कि उसके अंदर पानी काफ़ी लंबे टाइम तक भरा रह सकता है। और उसके पीछे रीज़न क्या होता है वाटर को होल्ड करने का? कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी फाइन होते हैं, ओके, काफ़ी छोटे होते हैं। इन एडिशन टू दे आर रिच इन सोइल न्यूट्रिएंट्स। जो अब वापस आ जाते हैं हमारे ब्लैक सोइल के ऊपर, तो जो ब्लैक सोइल है वो कैसा होता है? रिच इन न्यूट्रिएंट्स। कैसा है? रिच इन न्यूट्रिएंट्स। और इसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लो। सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। कौन कौन से? कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम है, पोटास है, लाइम है। याद कर लो चारों को। यकीन मानो अगर ब्लैक सोइल से आपके क्वेश्चन जो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इनमें से एक क्वेश्चन आएगा। मतलब या तो मिट्टी का टाइप पूछ लेगा आप लोगों से, या फिर उसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं ये दे देगा। एक कोई अलग से एक एक्स्ट्रा ऑप्शन डाल देगा जो इसका न्यूट्रिएंट्स नहीं होगा। वो क्वेश्चन का भी डिस्कस करेंगे, तब मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन इस तरह कर लेके आऊँगा। दीज सोइल्स आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट्स। ये देखो इसके अंदर लिखा हुआ भी आगे, फॉस्फोरिक कंटेंट इसके अंदर नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन में यही 4 कंटेंट डाल देगा कि ब्लैक सोइल के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। 3 ऑप्शन डाल देगा, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास। 4th ऑप्शन डाल देगा फॉस्फोरिक कंटेंट। तो कौन सा नहीं पाया जाता है? उसका आंसर क्या हो जाएगा? D 4th। फॉस्फोरिक कंटेंट इसके अंदर नहीं पाया जाता है, लिखा हुआ है देखो आगे यहाँ। जनरली पुअर है, मतलब इसके अंदर नहीं होता है, इसका मतलब ये है, ओके। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग द हॉट वेदर। हॉट वेदर का मतलब है जब गर्मी का सीजन होता है ना, तो ये जो मिट्टी होती है इसके अंदर क्या हो जाता है? क्रैक्स पड़ जाते हैं, ओके। मिट्टी में क्रैक्स पड़ जाते हैं। और क्रैक्स पड़ने से क्या होता है कि उसके अंदर जो एयर होती है, एयरेशन होता है, मतलब उसके अंदर हवा की जो सप्लाई है वो अच्छे से हो पाती है। तो उसको बोलते हैं विच हेल्प्स इन द प्रॉपर एयरेशन ऑफ द सोयल। तो उससे जो एयर है, जो सोयल होती है, उसका प्रॉपर एयरेशन हो जाता है। मतलब उन क्रैक्स के माध्यम से हवा उसके अंदर चली जाती है और मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाती है। तो उसको बोलते हैं प्रॉपर एयरेशन। क्या बोलते हैं? एयरेशन ऑफ द सोयल। तो ये सेल्फ एयरेशन का क्वेश्चन भी बन सकता है कि सेल्फ एयरेशन किस मिट्टी में होता है, कौन सी मिट्टी अपना खुद का सेल्फ एयरेशन करती है? तो ये कौन सी है? ब्लैक सोयल। दीज सोयल्स आर स्टिकली व्हेन वेट एंड डिफ़िकल्ट। जब ये मिट्टी क्या हो जाती है? गिल्ली हो जाती है, तो स्टिक मतलब थोड़ी चिपचिपी टाइप की हो जाती है। और उस टाइम उसमें क्या हो जाता है? एग्रीकल्चर करना, मतलब उसमें काम करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। डिफ़िकल्ट टू वर्क, उसके अंदर काम, मतलब हम उसके अंदर जो खेत में अगर किसी पर्टिकुलर लैंड के अंदर ब्लैक सोइल पाई जाती है, अब वहाँ ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो बारिश होने की वजह से क्या होगा? वो मिट्टी कैसी हो जाएगी? गिल्ली हो जाएगी, वेट हो जाएगी। और वेट होने का क्या मतलब है? जब वेट हो जाएगी तो वो कैसी हो जाएगी? स्टिकी, चिपचिपी टाइप की हो जाएगी। और उसके अंदर फिर हम एग्रीकल्चर मतलब बुआई या जुताई नहीं कर सकते हैं। हल, जैसे जो खेत में देखा होगा ना आपने कि कोई भी एग्रीकल्चर हम किसकी हेल्प से बोते हैं, उसके अंदर ट्रैक्टर वगैरह जो होते हैं, हमारे कुछ मशीन्स होती है, उनकी हेल्प से उसको खेतों के अंदर बोया जाता है फसलों को। तो उसके लिए जो मशीनें यूज़ करते हैं तो उसको खेत में यूज़ करना पड़ता है लैंड के अंदर। तो जब जो ये ब्लैक सोइल होती है, ये गिल्ली होने की वजह से, वेट होने की वजह से स्टिक की हो जाएगी और उसके अंदर हमारी मशीनें वगैरह काम नहीं कर सकती है। मतलब उसके अंदर सिंपल भाषा में समझ सकते हो आप, डिफ़िकल्ट टू वर्क, उसके अंदर काम करना मुश्किल हो जाएगा।
on unless tilted immediately after the first shower और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। इसलिए क्या कर लिया जाता है इनको, जो फर्स्ट शावर होती है, फर्स्ट शावर का मतलब हमारी पहली बारिश, मानसून की जो पहली बारिश होती है ना, तो उससे पहले क्या कर लिया जाता है उसको, या फिर ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड, जो प्री मानसून पीरियड होता है, मानसून से पहले की जो बारिश होती है या उससे पहले का जो टाइम होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज प्री मानसून पीरियड। और जो मानसून से पहले का पीरियड होता है उसी के अंदर उसको क्या कर लिया जाता है, इसकी जो बुआई और जुताई की जाती है ना, एग्रीकल्चर के लिए उसको खेत को बोना होता है, जोतना होता है, तो जो बुआई जुताई वगैरह जो भी कुछ उसके होती है, प्लगिंग वगैरह जिसको बोलते हो, तो प्लगिंग वगैरह जो करनी होती है उसको फर्स्ट शावर से पहले, मतलब बारिश आने से पहले उसकी प्लगिंग वगैरह कर ली जाती है। क्योंकि अगर बारिश आएगी तो मिट्टी वेट हो जाएगी और उसकी वजह से स्टिकी हो जाएगी और उसके अंदर प्लगिंग करना, हल चलाना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो कौन सी सॉइल के अंदर होती है सिचुएशन, ब्लैक सॉइल के अंदर। ओके, तो आई थिंक ब्लैक सॉइल हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। अब नेक्स्ट जो है वो देखते हैं रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड सॉइल जो डेवलप्स होती है ऑन द क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स, किसकी वजह से डेवलप होती है, कहाँ पर डेवलप होती है, जहाँ पर ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स पाई जाती है। अब इग्नियस रॉक्स की फॉर्मेशन किस प्रकार से होती है, आप हम डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी अच्छे से। इग्नियस सेडिमेंटरी और मेटामॉर्फिक रॉक्स की जो फॉर्मेशन है वो किस किस प्रकार से होती है। अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो हमारे इसके अंदर वीडियो मिल जाएगा आपको, 6th, 7th, 8th, 9th क्लास की जो NCERT है उसमें आप जाके कभी देख लेना, हमारे इसके अंदर जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर आपको इसका रॉक का चैप्टर मिलेगा, उसके अंदर आप देख सकते हो। तो रेड सॉइल होती है डेवलप्स ऑन द क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स। तो सॉइल पता है आपको, मैंने बताई काफ़ी बार कि सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है माउंटेन्स या जो रॉक्स होती है इनके ब्रेक होने से होता है। तो रेड सॉइल का फॉर्मेशन कौन सी रॉक के ब्रेक होने से होता है, दैट इज इग्नियस रॉक्स के। ओके, इन द एरिया ऑफ लो रेनफॉल, उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है जहाँ पर बारिश कम होती है। किस रीजन के अंदर होती है रेड सॉइल की फॉर्मेशन, उस रीजन में जहाँ पर बारिश कम होती है। और कौन सी रॉक्स के ब्रेक होने से होती है, दैट इज इग्नियस रॉक्स। तो इन द ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू के ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट्स के अंदर, इमेज के अंदर देखते हैं, देखो दैट इज रेड एंड ब्लैक सॉइल। ये आपको जो डॉटेड नज़र आ रहे हैं ये कंप्लीट क्या है, इग्नियस रॉक्स है। इरेज कर देते हैं इसको, पहले जो लिखा, देखो ये जो डॉट नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये इस तरीके की रेड लाइन के अंदर ये लाइनें नज़र आ रही है, ये कम्प्लीटली क्या है, किसका एरिया शोन कर रहा है, ये दिस एरिया इज शोन फॉर रेड एंड येलो सॉइल। तो जो रेड एंड येलो सॉइल है ये हमारा कम्प्लीटली क्या है, इधर ट्राइंगल शेप में, दैट इज डेक्कन प्लेटू। तो डेक्कन प्लेटू के किस साइड में हो गया, एक तो ईस्टर्न साइड में हो गई कंप्लीट, ये ईस्ट में हो गई, और इन द साउदर्न पार्ट के अंदर, साउथ के अंदर कौन सी सॉइल पाई जाती है, रेड सॉइल पाई जाती है। तो इस रीजन के अंदर कौन सी रॉक्स थी, इग्नियस रॉक्स। ओके, इग्नियस रॉक्स से किसकी फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर, रेड सॉइल की। और इस रीजन के अंदर क्या होती है, लो रेनफॉल। ओके, क्या होती है, लो रेनफॉल। तो इससे तीन चीज़ें आपकी कवर हो जाती है। एक तो इस रीजन के अंदर जो रॉक्स पाई जाती हैं, इग्नियस रॉक्स हो गए, उसकी वजह से। तो रेड सॉइल की फॉर्मेशन किस रॉक्स की वजह से होती है, इग्नियस रॉक्स की वजह से। और किस रीजन के अंदर, जहाँ पर रेनफॉल क्या होती है, कम होती है। ओके, साथ में जो कुछ रीजन्स यहाँ पर भी शो कर रहा है जहाँ पर रेड सॉइल पाई जाती है। तो आप इमेज को एक बार अच्छे से दिमाग में सेट कर लो अपने में, ये जो भी सॉइल की इमेज है कि पर्टिकुलर सॉइल किस रीजन के अंदर पाई जाती है। इनका स्टेट आपको नहीं मिलेगा दिया हुआ, रेड एंड येलो सॉइल का कोई पर्टिकुलर स्टेट आपको नहीं मिलेगा। इसके अंदर स्टेट ईस्टर्न साइड में दिखा दिया आपको कौन कौन से स्टेट, आपको मैप को देख के समझना पड़ेगा। वहाँ पर छत्तीसगढ़ भी आता है, मध्य प्रदेश भी आ गया, उड़ीसा भी आ गया, झारखंड भी आ गया। साउथ इंडिया की बात करूँ तो वहाँ तमिलनाडु भी है, आंध्र प्रदेश भी है। ओके, तो काफ़ी सारे स्टेट्स हैं। तो इसको कोई पर्टिकुलर स्टेट नहीं दे रखा। जैसे मैं ब्लैक सॉइल की बात करूँ तो ब्लैक सॉइल किस स्टेट के अंदर पाई जाती है, मेनली उसके लिए आपको स्टेट दिया मिलेगा गुजरात और महाराष्ट्र। ओके, ब्लैक सॉइल के लिए। बट जब हमने एलुवियल सॉइल पढ़ा था तो उसके लिए पर्टिकुलर कोई स्टेट दे रखा था नहीं। उसके लिए क्या था, जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है पूरा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लेके आगे बिहार तक चले जाओ आप, बिहार झारखंड तक का जो रीजन है, वेस्ट बंगाल तक का रीजन है, जो हमारा नॉर्दर्न कंप्लीट नॉर्दर्न प्लेन्स है, उसके अंदर कौन सी सॉइल पाई जाती थी, एलुवियल सॉइल। तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर स्टेट नहीं था कि किस स्टेट के अंदर पाई जाती है। ओके, कोई आपका स्टेट दिया हुआ नहीं है कि इस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर पाई जाती है, वो आपको खुद देख के समझना होगा। सेम इसी प्रकार से जो रेड और येलो सॉइल है, इसके अंदर भी कोई फिक्स स्टेट नहीं दे रखा, सिर्फ आपको एक एरिया डिफाइन कर दिया कि इस एरिया के अंदर रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है।
स्टेट आप अपनी मर्जी से भी समझ के लिख सकते हो कि इस रीजन के अंदर कौन कौन से स्टेट, अगर आपको मैप आपने अच्छे से कवर किया हुआ है तो। रेड एंड येलो सोइल्स आल्सो फाउंड इन द पार्ट ऑफ उड़ीसा, जैसे मैंने भी आपको बताया मैप की हेल्प से जब इमेज दिखाया था, तो उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ का रीजन हो गया। उसके अलावा साउदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडल गंगा प्लेन एंड अलोंग द पेडमेंट जोन्स ऑफ द वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट का कुछ रीजन हो गया वहाँ पर पाई जाती है। ओके, तो सिर्फ आपको इसको जस्ट इमेज को आपने लर्न करना है, इमेज को माइंड में रखना है कि इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, जैसे ये एरिया हो गया इधर उड़ीसा का, दिस इज़ द रीजन ऑफ छत्तीसगढ़, कुछ रीजन ये झारखंड का भी आ जाता है, कुछ पर्टिकुलर एरिया एमपी का भी आ गया, और ये साउदर्न प्लेटू जो हमारा साउथ इंडिया का रीजन हो गया ये। दीज सोइल्स डेवलप ए रेडिश कलर। अच्छा, जो रेड सोइल है तो इसका जो रेड कलर है, इसकी वजह से इसका नाम क्या रख रखा है, रेड सोइल। इस सोइल का कलर कैसा है, रेड कलर है। क्यों होता है इसका रेड कलर, डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, और ऑप्शन में दे रखा होगा डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो हमारी क्रिस्टलाइन रॉक्स होती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है, और जो हमने अभी पढ़ा था इग्नियस रॉक्स, ये जो रॉक्स होती है इनके अंदर एक क्या पाया जाता है, आयरन कंटेंट पाए जाते हैं। उस आयरन कंटेंट के डिफ्यूजन होने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, रेड कलर। सॉरी, जो सोयल होती है उसका कलर कैसा होता है, रेड कलर होता है। दीज सोयल्स डेवलप ए रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये चीज़ आपको लर्न करनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके ऊपर। इट्स लुक्स येलो, और फिर उसके बाद इसका दो नाम रख रखे हैं ना, येलो, रेड कलर एंड येलो कलर। तो रेड कलर तो क्या पता चल गया आपको, इसके अंदर सिर्फ आप ये याद रख लो, कुछ ना याद रहे तो भी, तो रेड कलर की होता है आयरन कंटेंट पाया जाता है। सिंपल ये आयरन वर्ड याद होना चाहिए आपको, क्या चीज़, आयरन। अगर कुछ याद नहीं भी है तो सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए इसके अंदर आयरन पाया जाता है, और उसी की वजह से कैसा कलर होता है इसका, रेड कलर होता है। बात करें येलो की, तो इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन ए हाइड्रेटेड फॉर्म। जब हाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर होती है तब इसका कलर कैसा होता है, येलो हो जाता है। आप ये समझ लो डायरेक्ट तरीके से कि जब इसके अंदर वाटर वगैरह मिक्स होता है तो इसका कलर रेड से कैसा कन्वर्ट हो जाता है, येलो। मतलब आपको कैसी नज़र आएगी, येलो कलर की नज़र आएगी। तो आई थिंक हमारा रेड एंड येलो सोयल भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट जो है वो देखते हैं लेटेराइट सोयल। तो जो लेटेराइट सोयल है ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड, लेटिन वर्ड, कौन सा वर्ड है, किससे निकल के आई है, लेटर। किस वर्ड से लेटेराइट सोयल जो है, ये जो लेटेराइट वर्ड है कहाँ से निकल के आया है, लेटर वर्ड से। और इस लेटर का मतलब होता है ब्रिक। क्या वर्ड होता है, मतलब है इसका ब्रिक। एमसीक्यू के अंदर डायरेक्ट से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि इस लेटर का वर्ड मतलब क्या होता है, ब्रिक। ओके, द लेटेराइट सोइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अल्टरनेटिव वेट एंड ड्राई सीजन। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट रीजन कौन सा है। ओके, अगर अभी नहीं पता है तो मैं फिर वही बोलूँगा आपको कि हमारे प्रीवियस वीडियोज के अंदर आप 6th या 7th क्लास की दोनों के एनसीईआरटी के अंदर ये बेसिक चीज़ें आपकी कवर हो जाती है। वहाँ पर काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है मैंने इनको, ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, उसके अलावा टोरिड जोन कौन सा होता है। ओके, ये सब चीज़ें हम वहाँ डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी अच्छे से। इक्वेटोरियल जोन कौन सा है, तो वहाँ जाके आप इनको कवर कर सकते हो, देख सकते हो। तो लेटेराइट सोइल डेवलप्स अंडर कौन कौन से रीजन के अंदर होती है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन जो होता है उसके अंदर। उसके अलावा साथ ही अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन का मतलब है कि वो सीजन कभी तो वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो जाती है और कभी वो कैसा होता है, सूखा पड़ता है वहाँ पे, मतलब ड्राई सीजन होता है, कभी बारिश होती है। अल्टरनेट मतलब वहाँ चलता रहता है, जैसे आज बारिश हो रही है, कुछ दिन वहाँ पे रेनी सीजन रहेगा, बारिश रहेगी, फिर उसके बाद उस टाइम वहाँ पे क्या रहेगा, सूखा रहेगा, मतलब वहाँ पे अच्छी धूप पड़ेगी। फिर अगेन वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कुछ टाइम वेट सीजन रहेगा, मतलब एरिया कैसे रहेगा, वेट रहेगा। आफ्टर दैट कुछ टाइम फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्राई सीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे रीजन के अंदर डेवलप होती है जहाँ पर जो सीजन है वो चेंज होता रहता है अल्टरनेटिवली, कभी वेट है, कभी ड्राई, कभी वेट, कभी ड्राई। और उसके अलावा ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर डेवलप होती है। तो दिस सोइल इज रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। तो ये लाइन याद कर लो, दिस इज रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। किसकी वजह से होती है, इंटेंस लीचिंग की वजह से। और वो किस वजह से, ड्यू टू हैवी रेन। जब तेज बारिश होती है तो इंटेंस लीचिंग की वजह से लेटेराइट सोइल की फॉर्मेशन होती है। लेटेराइट सोइल इज मेजरली डीप टू वेरी डीप एंड एसिडिक। तो इसकी कैसी होती है, नेचर में कैसा होता है, ये एसिडिक होती है। इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, लेस देन 6.0। देखो जो 7 होता है ना, जिसका पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 होती है, वो कैसा होता है, न्यूट्रल। क्या होता है, न्यूट्रल, ना एसिडिक है ना बेस है। अगर 7 से नीचे आएगा तो कैसा हो जाएगा, एसिडिक, और 7 से ऊपर वैल्यू चली जाएगी तो कैसा हो जाएगा, वो बेस।
तो इसका अगर pH वैल्यू 7 से नीचे मतलब 6.0 तो कैसा नेचर है इसका, एसिडिक। इसका लेटराइट सोइल का जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, तो इसके अंदर जो प्लांट की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उनकी कमी होती है। मतलब जो प्लांट की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो कैसे होते हैं, डेफिशिएंट होते हैं, मतलब उनकी कमी होती है इसके अंदर, किसमें, लेटराइट सोइल के अंदर। ओके, और मोस्टली अगर इन द साउदर्न स्टेट, जो हमारे साउदर्न स्टेट है वहाँ पर पाई जाती है। थोड़ा एक और मैप से देख लेते हैं चीज़ों को। ये देखो यहाँ पर दैट इज़ लेटराइट सोइल। ये जो इमेज कलर दिखाई दे रहा है ना आपको, ये देखो यहाँ पर ये है लेटराइट सोइल कम्प्लीटली। यहाँ पर भी कुछ हिस्सा पाया जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा ये यहाँ पर पाई जाती है। ओके, तो मतलब ये समझ लो कि काफ़ी कम अमाउंट है इंडिया के अंदर। रेशियो पूछा जाए परसेंटेज की, जब हम बात करेंगे इन सोइल की परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे, तो इसका जो परसेंटेज है लेटराइट सोइल का वो काफ़ी कम है। ओके, रीजन देख लिया ना आपने कहाँ पे, वेस्टर्न घाट का जो इलाका है, एरिया है जो यहाँ पर पाई जाती है मेनली है। और हैवी रेन तो बता दिया कि जिस रीजन के अंदर हैवी रेन होता है उसकी लीचिंग की वजह से इसका फॉर्मेशन होता है। मोस्टली अगर इन द साउदर्न स्टेट के अंदर मेनली पाई जाती है। साउदर्न स्टेट में वेस्टर्न घाट के पास दिखाते, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नहीं बोला कि इन्होंने कि सिर्फ मोस्टर्न जो साउदर्न स्टेट है वहीं पर पाई जाती है। मोस्टली इन द साउदर्न स्टेट का मतलब है कि ज़्यादातर साउदर्न स्टेट में पाई जाती है, बाकी तो और इंडिया के अंदर भी और हिस्से में पाई जाती है। जैसा भी एक दो जगह और दिखाया था मैंने आपको मैप में, तो उस हिस्से में पाई जाती है, पर मोस्टली कहाँ पर पाई जाती है, साउदर्न स्टेट के अंदर पाई जाती है। ओके, वेस्टर्न घाट्स ऑफ रीजन ऑफ महाराष्ट्र। ओके, उसके अलावा उड़ीसा में भी दिखाया था अभी आपको, कुछ रीजन में पाई जाती है, एंड सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है वहाँ पर भी पाई जाती है। तो इनके स्टेट कभी भी नहीं पूछेगा आपसे। देखो आपने अगर अपनी तरफ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना होता, आपने लिखना होता क्वेश्चन आंसर, तब तो आप अपनी तरफ से लिख सकते थे कि इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर चीज़ें पाई जाती है। बट जब बात करूँ मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, तो ये चीज़ें कभी नहीं पूछेगा आपसे कि वेस्ट बंगाल के अंदर, नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर, पर्टिकुलर रीजन वर्ड वहाँ पे नहीं यूज़ करेगा। अगर कोई ऐसी सोइल है जिसका पर्टिकुलर स्टेट है तो ही पूछ सकता है आप लोगों से कि इस स्टेट के अंदर वो सोइल पाई जाती है। ओके, तो जो लेटराइट सोइल वगैरह, इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं आपसे कि जो लेटर वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब ब्रिक्स हो गया। उसके अलावा इंटेंस लीचिंग ऑफ हैवी रेन्स की वजह से कौन सी सोइल की फॉर्मेशन होती है, दैट इज लेटराइट सोइल की होगी। तो लेटराइट सोइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट के ग्रोथ के लिए वो क्या होते हैं, डेफिशिएंट, मतलब उनकी कमी होती है उसके अंदर। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है। वेयर दीज सोइल स्पोर्ट्स डेसिडुअस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, किस फॉरेस्ट को सपोर्ट करती है, डेसिडुअस को, और एवरग्रीन फॉरेस्ट को सपोर्ट करती है। इट इज़ द, देखो जो 6th-7th की क्लास होती है ना, वो आप स्टूडेंट काफ़ी सोचते होंगे कि यार डायरेक्ट, मतलब वो उस टाइम पर उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं काफ़ी स्टूडेंट। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया वहाँ पर जियोग्राफी को, तो किसी स्टूडेंट ने वहाँ पे सीरियस नहीं पढ़ा 6th, 7th, 8th की क्लास की एनसीईआरटी की बुकों को, तो उसमें आपको जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर आनी स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे ये वर्ड, काफ़ी वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, ये डेसिडुअस, एवरग्रीन, इन वर्ड्स का मीनिंग आपको समझ नहीं आएगा। अगर आप लोगों ने 6th की, 7th की, 8th की जो एनसीईआरटी को अगर अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो इन वर्ड्स का मीनिंग आपको समझ नहीं आएगा, क्या मतलब है इन चीज़ों का। उसके अलावा ये जो प्लेटू में बोल रहा था ना, मालवा प्लेटू, उसके अलावा जो हमारा छोटा नागपुर का प्लेटू हो गया, डेक्कन प्लेटू हो गया, ये सब प्लेटूज भी आपको अच्छे से समझ नहीं आएंगे अगर आप लोगों ने पहले की एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा है तो इसलिए उनको कवर करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इट इज़ ह्यूमस रिच, इसके अंदर क्या पाया जाता है, ह्यूमस पाया जाता है। न्यूट्रिएंट्स की तो कमी होती है प्लांट के ग्रोथ के लिए, बट ह्यूमस पाया जाता है। बट अंडर स्पार्स वेजिटेशंस एंड इन सेमी एरिड एनवायरनमेंट इट इज जनरली ह्यूमस पुअर, मतलब कुछ ऐसा रीजन होता है जहाँ पर इसके अंदर ह्यूमस की भी कमी पाई जाती है। मतलब पूरे जहाँ हर जगह जो लेटराइट सोइल है जहाँ पर अवेलेबल है, इसका मतलब यह नहीं कि सभी कंप्लीट जो लेटराइट सोइल है उसके अंदर ह्यूमस पाया जाता है, नहीं। कुछ सेमी एरिड रीजन जो होता है, ओके, उसके अंदर क्या पाया जाता है, उसके अंदर ह्यूमस की कमी होती है। बट अंडर स्पार्स वेजिटेशन एंड इन सेमी एरिड एनवायरनमेंट जो होता है वहाँ पर क्या होता है, ह्यूमस की इसके अंदर कमी पाई जाती है। बट आप ये लिख सकते हो कि इसके अंदर ह्यूमस क्या होता है, रिच क्या होता है। ओके, अगर डायरेक्ट पूछे कि आप लोग उस लेटराइट सोइल के अंदर ह्यूमस कंटेंट पाया जाता है, यस, ह्यूमस इसके अंदर पाया जाता है। दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन, इरोजन का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है और डिग्रेड होने का भी इसको खतरा काफ़ी ज़्यादा है।
ड्यू टू देयर पोजीशन ऑन द लैंडस्केप, क्योंकि ये ढलानों के ऊपर पाई जाती है ना, लैंडस्केप के ऊपर, मतलब आप ये समझ लो इसकी पोजीशन कुछ इस प्रकार की है, जहाँ पर ये पाई जाती है उसकी जो पोजीशन है या फिर इसकी जो लोकेशन है वो इस प्रकार की है कि उसकी वजह से इसको इरोजन का और डिग्रेड होने का काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है। किसको? जो ये सोइल है लैटेराइट सोइल, इसको। आफ्टर अडोप्टिंग अप्रोप्रिएट सोइल कंजर्वेशन टेक्निक्स, कुछ प्रॉपर टेक्निक्स को यूज करके सोइल कंजर्वेशन मतलब सोइल को प्रोटेक्ट करने की, जैसे कि सोइल का इरोजन ना हो, सोइल का कटाव ना हो या फिर सोइल का डिग्रेडेशन ना हो, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? दैट इज सोइल कंजर्वेशन। तो सोइल को कंजर्व करने की कुछ प्रॉपर टेक्निक्स को यूज करके पर्टिकुलरली इन द हिली एरिया के अंदर कर्नाटका, अब देखो कहाँ कहाँ पाई जाती है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। दिस सोइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिख लेना इसको। टी कॉफ़ी कौन सी सोइल के अंदर ग्रो करता है? लैटेराइट सोइल। अभी तो कुछ देर पहले आप बोलोगे कि इसमें एक वर्ड लिखा हुआ था कि न्यूट्रिएंट्स की जो डेफिशिएंसी होती है इसके अंदर, ये देखो ये वर्ड लिखा था ना, डेफिशिएंसी इन द प्लांट न्यूट्रिएंट, प्लांट न्यूट्रिएंट की क्या होती है इसमें? डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं इसके अंदर कि इसके अंदर जो तमिलनाडु का, केरला का और कर्नाटका का जो रीजन है वहाँ पर टी, कॉफ़ी और साथ में एक वर्ड और लिख लो, ये देखो यहाँ पर काजू नट्स, काजू वगैरह ग्रो किए जाते हैं। रेड लेटेराइट सोइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सूटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक काजू। तो 3 चीज़ें उगती है इसके अंदर, टी, कॉफ़ी, काजू। अगर टी कॉफ़ी का पर्टिकुलर रीजन आपको पढ़ना हो एरिया, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु रीजन, तो ये भी काफ़ी कम ही पूछेंगे आपसे, स्टेट वगैरह डायरेक्ट नहीं देंगे क्योंकि मिक्सअप होता है दोनों के अंदर। आप बात करें काजू, ये उसमें था टी और कॉफ़ी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला का जो रीजन है वही स्टेट तीनों के तीनों एज टी, ये 1-2 नाम चेंज होता है, उसके अंदर क्या ग्रो करता है? काजू उगाते हैं हम इसके अंदर लैटेराइट सोइल के अंदर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा टी और कॉफ़ी के लिए कौन सी सोइल इंपॉर्टेंट है, किस सोइल के अंदर ग्रो करते हैं? लैटेराइट सोइल के अंदर। ओके, चलो अब बात करते हैं एरिड सोइल। तो एरिड सोइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, इसका कलर कैसा होता है? रेड टू ब्राउन, रेड टू ब्राउन। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सैलाइन इन नेचर, टेक्सचर कैसा होता है? सैंडी। ओके, सैंडी इन टेक्सचर एंड सैलाइन इन नेचर। उसके अलावा इन सम, सैलाइन का मतलब होता है आप ये समझ लो कि इसका जो नमकीन मिट्टी है, बस आप ये समझ लो नमकीन टाइप की होती है, खारापन होता है इसके अंदर। इन सम एरियाज द साल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई, ये देखो आ गया यहाँ पर, साल्ट कंटेंट क्या होता है? वेरी हाई, साल्ट कंटेंट काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है इस मिट्टी के अंदर। ओके, एंड कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑब्जर्विंग द वाटर। और जो हमारे घरों के अंदर नमक आता है ना, जो हम खाते हैं सब्जी वगैरह के अंदर डालते हो आप, अपने खाने के अंदर डाला जाता है जो हमारे घरों के अंदर, वो नमक कहाँ से आता है? इस जो साल्ट कंटेंट पाया जाता है ना ये एरिड सोइल के अंदर, यहाँ पर इसी से वो सोइल क्या किया जाता है, उस सॉल्ट को इकट्ठा किया जाता है, फिर टाटा की फैक्ट्रीज के अंदर या फिर कोई पर्टिकुलर और किसी फैक्ट्री के अंदर उसको भेजा जाता है, वहाँ पर उसको अच्छे से सफाई किया जाता है, प्यूरीफाई किया जाता है। उसके बाद उसके अंदर आयोडीन वगैरह मिक्स करके और पैकेट में बंद करके हमारे घरों पर उसको या मार्केट में उसको सप्लाई कर दिया जाता है। तो वो उसमें इकट्ठा कैसे करते हैं? अब अगर मान लो वाटर के अंदर साल्ट प्रेजेंट है, वो मिक्स है, साल्ट कहाँ पर पाया जाता है? जैसे ओशियन हो गया, लेक हो गई, कोई सॉल्ट लेक है, उसके अंदर वाटर के अंदर क्या है? सॉल्ट मिक्स है। तो वाटर क्या करेगा? धीरे धीरे इवापोरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इवापोरेट हो जाएगा। इवापोरेट का मतलब होता है वाटर वो वेपर बन के एनवायरनमेंट में चला जाएगा और जो साल्ट है उसके अंदर जो नमक है वो वहीं पे बच जाएगा और उसको क्या कर लिया जाता है? फिर इकट्ठा कर लिया जाता है, उसको वहाँ से स्टोर कर लिया जाता है और उसको फिर पैकिंग करके, सफाई करके, उसको अच्छे से प्यूरीफाई करके पैकिंग करके मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। दैट इज़ कॉमन सॉल्ट, जो हम घरों में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट एंड हाई टेम्परेचर इवापोरेशन इज फास्टर। ड्राई क्लाइमेट का मतलब होता है कि यहाँ पर क्लाइमेट कैसा होता है? ड्राई, गर्मी ज़्यादा होती है, तेज़ धूप पड़ती है, टेम्परेचर हाई होता है। ओके, और हाई टेम्परेचर की वजह से जो इवापोरेशन है, मतलब वाटर जो होता है वाटर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसी को क्या बोलते हैं? इवापोरेशन। तो हाई टेम्परेचर होगा, जितनी ज़्यादा गर्मी होगी इवापोरेशन उतना ही फास्ट होगा। तो उसकी वजह से यही कह रहा है कि जो ड्यू टू हाई ड्राई क्लाइमेट और हाई टेम्परेचर की वजह से जो इवापोरेशन हो रहा है वाटर का, वो कैसा होता है? फास्टर होता है। एंड द सोयल लेक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, जो उसके अंदर सोयल के अंदर क्या क्या होते हैं? लेक के अंदर ह्यूमस वगैरह, मॉइस्चर वगैरह, वो मतलब आप सिंपल भाषा में ये समझो कि
इस लेक के अंदर या जहाँ इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर जहाँ एरिड सॉइल पाई जाती है उस सॉइल के अंदर सॉल्ट कंटेंट पाया जाता है, नमक पाया जाता है, और इस रीजन के अंदर हाई टेम्परेचर होता है, ड्राई क्लाइमेट होता है, उसकी वजह से वहाँ पर जो वाटर वगैरह प्रेजेंट होता है या फिर जो मॉइस्चर कंटेंट कुछ होते हैं तो उसका इवापोरेशन हो जाता है। किस वजह से? हाई टेम्परेचर की वजह से, ड्राई क्लाइमेट की वजह से। जल्दी उतना हाई टेम्परेचर है, ड्राई क्लाइमेट है, उसकी वजह से इवापोरेशन होता है। उसकी जो स्पीड होती है कैसे होती है? फास्टर, मतलब ज़्यादा स्पीड से इवापोरेशन होता है वाटर का वहाँ से। सिंपल भाषा में आप याद रखो। ओके, द लोअर होरिजन्स ऑफ द सोयल आर ऑक्यूपाइड बाई कंकर। और इसके जो नीचे की सोयल होती है, जैसे मान लेते हैं ऊपर की कुछ टॉप मोस्ट सोयल है, जैसे कि ऊपर का हिस्सा हो गया, ये सोयल देखते हैं यहाँ पे, जैसे ये सोयल है तो यहाँ पर जो सोयल पाई जाती है कैसी थी? एरिड सोयल। बट इस एरिड सोयल के नीचे की जो लेयर होती है यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? कंकर। मतलब थोड़ी सी जो पार्टिकल साइज कैसा होता है उनका बड़ा होता है। जिन सोयल के पार्टिकल का साइज बड़ा होता है वो क्या बोलते हैं? कंकर। ओके, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स। और उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? कैल्शियम कंटेंट पाए जाते हैं। द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम होरिजन। इसके कहाँ पर पाई जाती है? बॉटम के अंदर, इसके नीचे पाई जाती है। बॉटम होरिजन रेस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। वो क्या करती है? जो वाटर का इन्फिल्ट्रेशन होता है उसको कम करती है, यानी कि रोकती है, रिस्ट्रिक्ट करती है। कौन? जो लेयर होती है ना, ये किसकी लेयर है? ये कंकर की। ओके, द लोअर होरिजन ऑफ द सोयल ऑक्यूपाइड बाई कंकर। उसके अंदर कंकर पाए जाते हैं। बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड। नीचे जाते हैं तो कैल्शियम कंटेंट बढ़ते चले जाते हैं। और द कंकर जो लेयर होती है बॉटम के अंदर पाई जाती है, रिस्ट्रिक्ट करती है किसको? इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर जो होता है उसको रिस्ट्रिक्ट करती है, रोकती है। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशंस दीज सोयल्स बिकम्स, जो अगर जैसे अभी क्या है, ये जो सोयल है हमारे लिए एग्रीकल्चर के लिए पता है आपको बेस्ट नहीं होती है। और जो एरिड सोयल है, मरुस्थली जो मिट्टी होती है, कहाँ पर पाई जाती है? मेनली हमारे राजस्थान का जो रीजन है, इसको एक थोड़ा मैप में देख लेते हैं, पर्टिकुलर किस एरिया के अंदर पाई जाती है। ये देखो, दैट इज़ एरिड सोयल। का कलर कैसा है? लाइट येलो कलर। यहाँ पर मिलेगा ओनली इंडिया के अंदर, हमारे राजस्थान का कुछ पर्टिकुलर एरिया, गुजरात का। इसके लिए आपको स्टेट दे सकता है कि एरिड सोयल इंडिया की किस स्टेट के अंदर पाई जाती है, तो मेनली राजस्थान। और दूसरा स्टेट भी साथ में दे रखा हो तो जो थार डेजर्ट का इलाका होता है, जो थार यहाँ पर गुजरात का जो एरिया है, यहाँ पर कुछ एरिया गुजरात का मेनली राजस्थान के अंदर पाई जाती है, क्योंकि राजस्थान में ही हमारा डेजर्ट आपको पता है, तो एरिड सोइल भी वहाँ पर पाई जाएगी। और डेजर्ट है तो वहाँ तो वैसे भी एग्रीकल्चर वगैरह पॉसिबल है नहीं। अब एग्रीकल्चर क्यों नहीं पॉसिबल है वहाँ पर? मेन तो सबसे बड़ी जो समस्या एग्रीकल्चर ना होने की वजह से वो है वहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है। क्या नहीं है? इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, पानी वगैरह उपलब्ध नहीं है राजस्थान के अंदर, और इसी वजह से वहाँ पर क्या है, एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हम। तो ये कह रहा है कि अगर हम वहाँ पर एग्रीकल्चर की फैसिलिटी अवेलेबल करा दें, कहाँ पर? राजस्थान के अंदर। राजस्थान का मतलब हो गया एरिड सोइल जहाँ पर पाई जाती है, मैं उस रीजन की बात कर रहा हूँ। तो जिस रीजन में एरिड सोइल पाई जाती है, यही जो मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, वहाँ पर अगर हम इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल करा दें तो हम क्या कर सकते हैं, उस मिट्टी को कल्टीवेट कर सकते हैं, मतलब खेती के लिए योग्य बना सकते हैं, उस मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं। उसके अलावा भी कुछ और हम पर्टिकुलर टेक्निक यूज कर सकते हैं, जैसे कि केमिकल्स वगैरह या कुछ खाद वगैरह डाल के उस मिट्टी को हम क्या कर सकते हैं, उसको एग्रीकल्चर सोइल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर उसका बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। मतलब सिंपल याद रखो, मेनली एक तो क्या हो गया, इरिगेशन हो गया, एक तो इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है आपने, उससे उस मिट्टी को कल्टीवेट कर सकते हैं हम। दूसरा उसके अंदर हम कुछ और टेक्निक यूज करके, जैसे खाद वगैरह भी इस्तेमाल करके उसको एग्रीकल्चर के लायक बनाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट सोइल के बारे में। दीज सोइल्स आर फाउंड इन द हिली रीजन। तो फॉरेस्ट सोइल तो नाम से पता है आपको कहाँ पर पाई जाएगी, जो हमारा हिली रीजन होता है, पहाड़ी एरिया होता है, वहाँ पर पाई जाती है, एंड माउंटेन एरिया के अंदर। तो जहाँ भी माउंटेन एरिया हो गया, हिली एरिया हो गया, वहीं पर पाई जाएगी। वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल, जहाँ पर क्या होते हैं, सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट का मतलब, तो रेन फॉरेस्ट वहाँ ग्रो करते हैं जहाँ पर सफिशिएंट बारिश होती है इनको ग्रो करने के लिए, मतलब अच्छी खासी जहाँ पर बारिश होती है वहाँ पर क्या, कौन से फॉरेस्ट ग्रो करते हैं, रेन फॉरेस्ट ग्रो करते हैं, और वहीं पर ही पाई जाती है कौन सी, फॉरेस्ट सोयल। तो द सोयल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरनमेंट। तो जो इसका सोयल का टेक्सचर होता है, मतलब किस प्रकार की सोयल पाई जाएगी, बारीक फाइन जैसी भी है, तो उसका टेक्सचर डिपेंड करता है, वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरनमेंट, की जो माउंटेन है किस प्रकार के एनवायरनमेंट के अंदर है। अगर मान लो वहाँ जो माउंटेन है वहाँ पे टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस रहता है, -40 डिग्री सेल्सियस है, तो उस जो सोयल है उसका टेक्सचर क्या होगा, समथिंग डिफरेंट होगा। ओके,
बट अगर माउंटेन की बात करें, वो राजस्थान के थार डेजर्ट के अंदर मान लो, जो हमारा माउंटेन कौन सा है, जो अरावली हिल्स है, ये कहाँ पर पाई जाती है, मेनली राजस्थान के अंदर। और यहाँ टेम्परेचर कितना रहता है, लगभग 40 डिग्री सेल्सियस, या फिर ये कह दो आप 30 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस कहाँ पाया जाता है, राजस्थान के अंदर। तो यहाँ पर जो सोइल का टेक्सचर होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्यों, अभी बताया ना, जो सोइल का टेक्सचर होता है माउंटेन, जो इस फॉरेस्ट सोइल होती है, इसका जो टेक्सचर होता है वो डिफरेंट होता है, मतलब चेंज करता रहता है अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरनमेंट की वजह से। वेयर दे फॉर्म, जहाँ पर वो माउंटेन फॉर्म्ड है, जहाँ पर वो माउंटेन बनी हुई है, उसका जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, मैंने सिर्फ एक टेम्परेचर का एग्जांपल लेके बताया। दे आर लूमी एंड सिल्ट इन वैली साइड्स, जो वैली साइड्स होती है वहाँ पर कैसी होती है, इसका टेक्सचर किस प्रकार का होता है, लूमी एंड सिल्ट इन द वैली साइड एंड कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप्स, कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप। अपर स्लोप में कैसी होती है, कोर्स ग्रेन्ड। और जो वैली साइड होती है, मतलब वैली का मतलब पता है ना आपको, जैसे दो माउंटेन्स होती है साथ साथ, ये दो माउंटेन है, तो जिसका बीच का जो एरिया होता है ये क्या होता है, दैट इज़ वैली। जो हमारी नर्मदा और ताप्ती रिवर है, ये किसके अंदर फ्लो करती है, वैली के अंदर। ये दोनों कैसी है, किस में फ्लो करती है, वैली के अंदर। तो इसके दो ऊपर नीचे कौन कौन सी माउंटेन्स हैं, देखो अगर आपको पता है तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ मुझे, कि नर्मदा की रिवर जो फ्लो करती है, इस कौन कौन से किस किस माउंटेन रेंज के बीच में ये रिवर फ्लो करती है, इसका आंसर आपको बताना है। ओके, वैसे चलो मैं बता देता हूँ, विंध्याचल और सतपुड़ा रेंजेज है, वहाँ पर ये फ्लो करती है नर्मदा रिवर। ओके, बाकी आपको पता होना चाहिए, अगर आपको पता भी है तो इसका आंसर ज़रूर देना मुझे। इन द स्नो कवर्ड एरिया ऑफ हिमालयाज, देखो ये तो हो गया दो, वैली साइड अभी समझ गए ना, वैली साइड का क्या मतलब है। तो वैली साइड के अंदर कैसी पाई जाती है, टेक्सचर क्या होती है, जो सोइल पाई जाती है दैट इज लूमी एंड सिल्टी। कोर्स ग्रेन्ड कहाँ पर पाई जाती है, इन द अपर कोर्स स्लोप के अंदर, जो अपर स्लोप मतलब जो इसका ऊपर वाला स्लोप होता है ना, अपर स्लोप यहाँ पर। ओके, बात करूँ स्नो कवर्ड एरिया हिमालय के अंदर, जैसे आप कुछ ऐसी माउंटेन के बारे में बात करते हैं जो माउंटेन स्नो से कवर्ड होती है। अब सियाचिन ग्लेशियर की बात कर लो, अब मान लेते हैं ये माउंटेन है, यहाँ पर एक ये है सियाचिन ग्लेशियर का हिस्सा, और यहाँ पर ये कैसी है, माउंटेन बर्फ़ से कवर्ड है, इसके ऊपर ये क्या है, बर्फ़ ढकी हुई है माउंटेन पूरी। तो दीज सोयल्स एक्सपीरियंसेस डेनुडेशंस, कहाँ क्या होता है, माउंटेन्स ऑफ हिमालयाज। तो ये जो सोयल्स होती है एक्सपीरियंसेस ड्यूनिडेशन, मतलब इनका क्या हो जाता है, इस बर्फ़ की वजह से ये टूटती फूटती रहती हैं। अब जैसे ये बर्फ़ है, मान लो ये आइस है, इसके ऊपर माउंटेन पे जमी हुई है, जब ये बर्फ़ नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी, फ्लो करना स्टार्ट करेगी, तो क्या करेगी, इस माउंटेन को या इसके ऊपर के हिस्से को क्या करेगी, तोड़ देगी यहाँ तक। ओके, इसने हिस्से को क्या करेगी, ब्रेक कर देगी, तोड़ देगी। एंड आर एसिडिक विद द लो ह्यूमस कंटेंट, और कैसी होती है, एसिडिक पाई होती है, कैसी होती है, एसिडिक और लो ह्यूमस कंटेंट, तो इसके अंदर बिल्कुल कैसा होता है, लो होता है, ह्यूमस इसके अंदर पाया नहीं जाता है। These soils found in the lower parts of the valleys, particularly on the river terrace and alluvial fans, are fertile. तो द सोइल्स फाउंड इन द लोअर पार्ट, अब लोअर पार्ट का मतलब हो गया, जैसे ये माउंटेन, एक और थोड़ा समझ लेते हैं अलग से, ये माउंटेन है, अब यहाँ पर जो हिस्सा होता है ना, ये जो हिस्सा होता है जो बिल्कुल माउंटेन का और प्लेन का हिस्सा टच में होता है, तो द सोइल फाउंड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ वैली, जो वैली के लोअर पार्ट में जो इस हिस्से में पाई जाती है, पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेस, जो रिवर का टेरेस एरिया होता है, एंड अलुवियल फैंस आर फर्टाइल, यहाँ की जो सोइल होती है कैसी होती है, फर्टाइल। ये तो मैंने जो आपको रिवर वाले में बताया था कि जो ऊपर से रिवर फ्लो करती है नीचे की तरफ, तो अपने साथ क्या करती है, कुछ मिट्टी को बहा कर लाती है, और कुछ जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं, यहाँ पर, दैट इज़ तराई रीजन। तो इस रीजन के अंदर क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, और बाकी जो स्मॉल और बारीक जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, उससे ज़्यादा बारीक पार्टिकल्स होते हैं, वो वाटर के साथ फ्लो करके आगे चले जाते हैं। जैसे जब हमने गंगा का और गंगा ब्रह्मपुत्र का प्लेन के बारे में पढ़ा था, तब हमने डिस्कस किया था इस बारे में। ओके, तो आई थिंक हमारा फॉरेस्ट सॉइल तक ये चीज़ें कवर हो चुकी है, और सोयल आई थिंक हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए, जो लास्ट था ये फॉरेस्ट सॉइल। अब हम बात करते हैं सोयल इरोजन एंड सोयल कंजर्वेशन के बारे में। तो सोयल इरोजन क्या होता है और सोयल कंजर्वेशन क्या होता है। सोयल इरोजन का मतलब होगा मिट्टी का कटाव, ओके, और उसको कंजर्व करना मतलब उसको सुरक्षित करना है, या फिर आप सिंपल भाषा में समझ सकते हो कि उसको हम किस प्रकार से बचा सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। द ड्यूनिडेशन ऑफ द सोयल कवर, द ड्यूनिडेशन ऑफ द सोयल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सोयल इरोजन। तो सोयल इरोजन क्या होता है, ड्यूनिडेशन ऑफ द सोयल, जो सोयल होती है, सोयल कवर होता है,
वो ब्रेक होता रहता है एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन, और वो बह के नीचे चला जाता है। वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन, उसको क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन। मान लेते हैं जैसी मिट्टी है, अब क्या होगा, ये मिट्टी यहाँ से धीरे धीरे टूट टूट के ब्रेक हो जाती है और वाटर के साथ वगैरह बह के वाटर के साथ या विंड के साथ फ्लो करके इस प्लेस से दूसरे प्लेस पर चली जाती है। दैट इज़ सॉइल इरोजन, मतलब मिट्टी का कटाव। सिंपल भाषा में समझ सकते हो इसको आप। ओके, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड सॉइल इरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली। देखो कहने का मतलब यह है कि जो सॉइल की फॉर्मेशन होती है, अब सॉइल की फॉर्मेशन किस प्रकार से होती है, अभी हमने काफ़ी सारे सॉइल पढ़ी है कि किस किस प्रकार की सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होती है। और स्टार्टिंग में मैंने एक बात बताई थी कि जो सॉइल की फॉर्मेशन होती है वो 1 सेंटीमीटर सॉइल की फॉर्मेशन होने में अप्रोक्सीमेट लाखों ईयर्स लग जाते हैं। 1 लाख साल भी लग सकता है, 2 लाख साल, 5 लाख साल भी लग सकते हैं 1 सेंटीमीटर की सॉइल की फॉर्मेशन होने में। तो जो सॉइल की फॉर्मेशन है और सॉइल का इरोजन है, मतलब एक साइड से तो सॉइल बनती है, दूसरे साइड से सॉइल क्या होती है, इरोजन हो जाती है, मतलब उसका कटाव होकर चली जाती है वो बहकर वाटर वगैरह के साथ या विंड के साथ जैसे भी हो। तो उसको क्या बोलते हैं, इसको तो सॉइल का फॉर्मेशन तो हो गया सॉइल का बनना, और सॉइल इरोजन हो गया सॉइल का कटाव, वहाँ से सॉइल का बह के जाना। तो ये जो प्रोसेस होती है, दोनों चीज़ें जब तक दोनों बराबर चलती रहती हैं तो क्या होता है, सिचुएशन मेंटेन रहती है सब कुछ। बट जैसे ही अगर सॉइल की फॉर्मेशन बनने की प्रोसेस कम हो गई और इरोजन होना ज़्यादा स्टार्ट हो गया तो बन तो रही नहीं है चीज़ें, क्योंकि बनने में तो वो 2 लाख साल लगेंगे, टाइम उतना ही लगेगा उसको। बट जो इरोजन है उसकी स्पीड फास्ट हो गई है, तो इससे क्या हो जाएगा, इसका बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन, जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है, इरोजन का प्रोसेस है, गो ऑन कंटिन्यूस साइमल्टेनियसली। ये दोनों क्या चलते रहते हैं, साथ साथ चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉइल का इरोजन ही हो रहा है, सॉइल का फॉर्मेशन भी होता रहता है साथ साथ, और दूसरे साइड क्या होता है, उसका इरोजन होता रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, एंड जनरली देयर इज बैलेंस बिटवीन द टू। इसी वजह से क्या होता है, इनका बैलेंस बना रहता है। अगर दोनों बराबर बराबर चलते रहेंगे, जितनी बनेगी उतनी ही चीज़ बिगड़ती रहेगी, तो बैलेंस बना रहेगा चीज़ों का। बट लेकिन आज के टाइम में क्या होना स्टार्ट हो गया, समटाइम्स दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब, या बैलेंस क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया है। क्यों डिस्टर्ब हो गया है, ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब हम इंसानों ने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी स्टार्ट कर दी जिसकी वजह से जो बैलेंस था, नेचर का बैलेंस था ना, प्रकृति का, ये डिस्टर्ब हो गया है। अब कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है, ये बहुत बार पढ़ चुकी हैं, वही एक्टिविटीज़ अगेन दोबारा आएंगी। डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, सेम वही एक्टिविटीज़ अगेन दोबारा से रिपीट हो रही हैं। ये कुछ एक्टिविटीज़ हमने करनी स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वाइल नेचुरल फोर्सेज कुछ ऐसे हो गई, विंड हो गई, ग्लेशियर्स हो गए, वाटर हो गया, लीड टू सॉइल इरोजन। हमने कुछ हरकतें की गलत, डिफॉरेस्टेशन किया, ओवरग्रेजिंग कराया, कंस्ट्रक्शंस किया, उसके अलावा माइनिंग की। ये कुछ हरकतें किसने की, ये एक्टिविटीज़ किसने की, इंसानों ने, ह्यूमंस ने। उसकी वजह से कुछ प्राकृतिक फोर्स थे, नेचुरल फोर्स थे, उनको भी ताकत मिल गई, उनको भी एक क्या हो गया, रास्ता मिल गया इस सॉइल का इरोजन करने का, मिट्टी का कटाव करने का। विंड हो गया, ग्लेशियर हो गया, वाटर हो गया। तो कुछ तो हमने गलती की, कुछ साथ साथ में फिर प्रकृति ने भी, नेचर ने भी क्या किया, अपनी ताकत लगा दी उस सॉइल को रेज करने में, अपना एफर्ट लगा दिया। ओके, तो उसकी वजह से क्या हो गया, ये जो थोड़ा बैलेंस है इस चीज़ का, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। मतलब जो बैलेंस है वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब होने का रीज़न मतलब समझ गए ना, कि फॉर्मेशन तो कम हो रही है, बट फॉर्मेशन तो कम का मतलब है जितनी फॉर्मेशन पहले हो रही थी उतनी हो रही है मिट्टी बनने की। बट जो उसका इरोजन है उसकी स्पीड बढ़ा दी है। किसने बढ़ाई है, हम लोगों ने बढ़ाई है। रीज़न क्या था, ये कुछ ह्यूमन एक्टिविटी जो भी हम लोगों ने पढ़ी है। तो उसकी वजह से नेचर का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो गया है। जो प्रकृति है, जो प्रकृति का बैलेंस है, नेचर का जो बैलेंस है, अगर वो बना रहे तो ज़्यादा बेटर है। अगर वो डिस्टर्ब होगा कहीं ना कहीं तो उसका खामियाजा हम ही लोगों को भुगतना पड़ेगा। मतलब हम लोग, मतलब जो इंसान प्रजाति है ना अर्थ के ऊपर, इंसान हो गया, इंसानों के साथ गलती करते हैं इंसान, इंसानों के साथ जो एनिमल्स हो गए, या फिर आप ये समझ सकते हो पूरी जो हमारा प्लेनेट है अर्थ, इस पूरे प्लेनेट को उसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो द रनिंग वाटर कट्स थ्रो ऑन क्लेज सोयल, सो मेक्स द रनिंग वाटर कट्स थ्रो द क्ले सोयल एंड मेक्स डीप चैनल्स कॉल्ड ग्यूलीज। तो इनको क्या बोलते हैं, ग्यूलीज। देखो इसका तो शायद इमेज भी है मेरे पास, अच्छा इमेज नहीं है, इमेज लगा हुआ नहीं है। अर्थात देखो मान लेते हैं ये क्या है, सोयल है हमारे पास, एक मिट्टी है। तो इसमें से जब वाटर ऐसे फ्लो करेगा तो क्या करेगा, मिट्टी को काट देगा, यहाँ से काटेगा ना इधर से। ये ग्यूलीज नाम का ना गूगल पे मैंने इमेज लगाई थी, पता नहीं शायद कैसे गायब हो गई इसमें से, या फिर मैं लगाना भूल गया लास्ट टाइम पे। तो ये जो ग्यूलीज है, इस वर्ड को लिखना उसके ऊपर, गूगल के ऊपर। इमेज आपको काफ़ी सारी इमेज निकल के आएगी, आपको इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ ये वर्ड याद रख लेना
मतलब क्या होता है इस लाइन का पूरी का, वो सिर्फ आपको इमेज देख के समझ में आ जाएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये मिट्टी है, यहाँ पर कोई फार्म है, खेत है, इसके अंदर से वाटर इस तरीके से ढलान है नीचे की साइड, इधर की साइड में ढलान है, तो वाटर ऐसे फ्लो करेगा। जब वाटर फ्लो करेगा तो इस लाइन में यहाँ से वाटर फ्लो कर रहा है, तो क्या कर देगा, इस मिट्टी को काट देगा। मान लेते ये मिट्टी इधर से कट गई और ये यहाँ पे मिट्टी कटने के बाद कैसा हो जाएगा, खाई सी बन जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ग्यूलीज, GULLIES। ओके, आप गूगल पे सर्च करना सेम इमेज, इस नाम लिखो सर, इसको लिखना गूगल ग्यूलीज इमेजेस, आपको काफ़ी सारी इमेजेस मिल जाएंगी वहाँ पे, आप देख सकते हो। कट थ्रू द क्लेज सोयल, जो सोयल वगैरह कटा, मिट्टी के अंदर जो कटाव हो जाता है उसी को क्या बोलते हैं, ग्यूलीज बोलते हैं। द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन। अब जो मान लेते हैं ये लैंड है, अब इसकी कटाव हो गया, इसका जो ऊपर की लेयर थी कटाव हो गया, पूरी मिट्टी कैसे हो गई, कट के चली गई। सो इसका मतलब क्या हो गया, सोयल का इरोजन हो गया। सोयल का इरोजन हो जाएगा तो वो लैंड कैसे हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। अनफिट फॉर द कल्टिवेशन, मतलब हमारी खेती के लिए कैसे नहीं बचेगी, वो फिट नहीं रहेगी, मतलब कैसे हो जाएगी, अनफिट हो जाएगी। अनफिट फॉर द कल्टिवेशन एंड नोन इज़ बैड लैंड, उसको हम क्या बोलेंगे, बैड लैंड। क्यों, क्योंकि एक तो वाटर की वजह से क्या हुआ, उसका सोयल इरोजन हो गया, और उसकी वजह से जो उसकी अपर लेयर थी या फिर इस प्रकार से जो कंप्लीट मिट्टी थी वो बह के चली गई वहाँ से, उसकी वजह से क्या होगी, वो अनफिट फॉर कल्टिवेशन, और उसको क्या बोलते हैं, बैड लैंड। तो बैड लैंड का मतलब समझ गए ना, ऐसी भूमि जो एग्रीकल्चर के लिए फिट ना हो, अब अनफिट हो चुकी हो। और इस प्रकार की लैंड कहाँ पाई जाती है, इन द चंबल बेसिन के अंदर। कहाँ पाई जाती है, ये भी पूछ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे। चंबल बेसिन के अंदर सच लैंड आर कॉल्ड रेवाइंस, और चंबल बेसिन में इस प्रकार के लैंड को क्या बोलते हैं, रेवाइंस। ये भी क्वेश्चन बनता है, दो क्वेश्चन बन गए। एक तो इस प्रकार की जो लैंड है अनफिट फॉर कल्टिवेशन, जो भी लैंड पड़ी हम लोगों ने बैड लैंड्स है, ये मेनली किस रीजन के अंदर पाई जाती है, चंबल के अंदर, जो चंबल बेसिन हमारी। ओके, और उसके अलावा इस चंबल बेसिन में इस लैंड को किस नाम से जाना जाता है, रेवाइन। समटाइम्स वाटर फ्लोज एज ए सीट over large areas down to slope. In such cases the top soil is washed away, such this is known as seat erosion। तो सीट इरोजन किसको बोला जाता है, देखो ये तो हम लोगों ने कवर कर लिया। सीट इरोजन क्या होता है, अब जैसे ये कोई फार्म है हमारी, अब ऊपर से वाटर फ्लो कर रहा है, इधर से आ रहा है वाटर। ओके, ये वाटर ऊपर से क्या आ रहा है, वाटर। जब ये वाटर इस लैंड के ऊपर से फ्लो करके पास करेगा इधर, तो क्या करेगा, इस लैंड की जो ऊपर की पूरी लेयर है उसको क्या कर देगा, ऊपर की लेयर को अपने साथ भाग कर ले जाएगा। क्या करेगा, उस लैंड जो टॉप लेयर है, जो टॉप सोयल है, उसको क्या कर देगा, वाश्ड अवे, अपने साथ भाग कर ले जाएगा। और इसी को क्या बोलते हैं, सीट इरोजन। क्या बोलेंगे, सीट इरोजन। मतलब पूरा का पूरा जो लैंड है उसको, उसकी जो अपर लेयर को भाग कर ले गया। गुल्ली में, और गुल्ली में क्या था, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ग्यूलीज, उसके अंदर तो क्या था, जैसे ये लैंड है, इसके अंदर से अगर वाटर फ्लो करेगा तो पर्टिकुलर रीजन के अंदर खाइयाँ बना देगा इस प्रकार से, गहरी गहरी। इधर से गया तो इधर से खाई बना दी, इधर से खाई बना दी, इधर से ऐसे खाई बना दी। आपको अलग से दिखेंगी कि इधर से वाटर गया हुआ, बह के गया है, मतलब नदी टाइप की दिखेंगी आपको खेत के अंदर, जैसे नदी बहती है यहाँ पर, तो उसको तो बोलते हैं ग्यूलीज। ओके, और सीट इरोजन का मतलब होता है कि पूरी लैंड का जो खेत है, जो हमारा पूरा फार्म है, उसकी जो ऊपर की लेयर है ना मिट्टी की, ये ऊपर की जो लेयर थी, ओके, उस पूरी को भाग कर ले गया, दैट इज सीट इरोजन। ओके, अब बात करते हैं विंड ब्लोज लूज सोयल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन। जब हवा चलती है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी सोयल होती है वो क्या करती है, या तो लूज हो जाती है, फिर उसके साथ आप ये समझ सकते हो हवा के साथ जो बह के चली जाती है उसको बोलते हैं विंड इरोजन। विंड ब्लोज ब्लो सोयल, जो सोयल के नीचे से जो हवा, जो हमारी विंड होती है वो फ्लो करती है सोयल के बिल्कुल पास से, और फ्लैट और स्लोपिंग, या तो अगर कोई खेत है इस तरीके का फ्लैट है, ओके, ये लैंड है हमारा, अब एयर फ्लो कर रही है इस प्रकार से, देखो अब ये बिल्कुल लैंड के पास से फ्लो कर रही है। जब इस लैंड के पास से फ्लो करेगी जाएगी तो क्या करेगी, हवा इस जो खेत के अंदर, जो इस लैंड के अंदर, इस फार्म के अंदर जो मिट्टी है इधर, ये इसको अपने साथ लेके जाएगी। ओके, इसको अपने साथ उड़ा के लेकर जाएगी, अपने साथ लेकर जाएगी, तो इसी को क्या बोलते हैं, विंड इरोजन। ये तो प्लेन हो गया। अगर मान लेते कोई पहाड़ी है यहाँ पर, अब यहाँ पर ये क्या है, लैंड है, फार्म है, यहाँ पर खेती की जाती है, हवा चल रही है इस प्रकार से नीचे की साइड और या ऊपर की साइड, तो क्या करेगी, उस लैंड के जो उसको क्या करेगी, सोयल को अपने साथ लेकर जाएगी, दैट इज विंड इरोजन। सोयल इरोजन इज आल्सो कॉज्ड ऑफ ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। अब बात करते हैं सोयल इरोजन जो है ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग, जो हमारी फार्मिंग के गलत तरीके हैं,
क्या है, फार्मिंग के हमारे एग्रीकल्चर के जो गलत तरीके हैं उससे भी क्या होता है, सोइल इरोजन होता है। फार्मिंग के गलत तरीके से मतलब क्या है, देखो ये हमारा कोई खेत है, इस प्रकार से काफ़ी लैंड ऐसी होती है, आप लोगों ने देखा होगा, प्लेन नहीं है, मान लेते हैं ये कोई खेत है, ये प्लेन नहीं है हमारा, बीच में से ऊपर उठा हुआ है। ओके, ऐसे इस प्रकार के एग्रीकल्चर लैंड बहुत मिल जाएंगे आप लोगों को देखने में। एक तो जो होती है, मान लो ये हमारा लैंड है, ये बिल्कुल प्लेन एरिया है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लगिंग इसकी करना किसी साइड से कर लो, कैसे भी कर लो, जैसे मर्जी करनी है। बट अगर हमारा लैंड इस प्रकार का है, बीच में से ऊपर उठा हुआ है, हल्की स्लोप है, तो अगर हम क्या करेंगे, प्लगिंग करेंगे इस डायरेक्शन में, अगर प्लगिंग करेंगे उसकी, मान लो इस डायरेक्शन हमने क्या कर दी कि ट्रैक्टर वगैरह से या मशीन वगैरह से इस डायरेक्शन में इस तरह से प्लगिंग कर दी उसकी, मतलब उसको बुआई जुताई इस डायरेक्शन में कर दी, जो हल इस प्रकार से हल चलाया। तो अब मान लेते हैं जब बारिश होगी तो ये जो लैंड है इसके ऊपर से पानी क्या करेगा, नीचे की तरफ ऐसे बह के जाएगा, और उसको नीचे बह कर जाने के लिए क्या मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। ये दिख रहा है नहीं, रास्ता मिल गया उसको, क्योंकि ये रास्ता बनाया किसने था, हम लोगों ने जब क्या किया था एग्रीकल्चर की, तो ट्रैक्टर की जो अपना हल था उसको इस डायरेक्शन में रखा, तो उसकी वजह से जब उसको रास्ता मिल गया। अब वो जो नीचे जाएगा तो इस मिट्टी का क्या करेगा, कटाव करेगा, क्या करेगा, इसका कटाव करेगा। इसी को बोलते हैं गलत मेथड, डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग। हम लोगों ने उसको खेती करते वक्त, बुआई जुताई करते वक्त ध्यान नहीं दिया कि जो हमारी खेत का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का है, मतलब हमारा खेत किस प्रकार का है, ढलान है क्या प्लेन है। अगर ढलान है और उस पर हम इस प्रकार से एग्रीकल्चर करते हैं, इस प्रकार से प्लगिंग करते हैं, हल चलाते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, जब बारिश आएगी या उसके अंदर जब हम इरीगेशन करेंगे, वाटर वगैरह देंगे, तो क्या करेगा, उस मिट्टी का कटाव करेगा। ओके, तो उससे क्या होगा, सोइल इरोजन हो जाएगा। बट अगर हमारी लैंड इस प्रकार की, तो हमें उस पर किस प्रकार से प्लगिंग करना चाहिए, तो आपको इस प्रकार से करना है, मतलब इस पर राउंड राउंड ऊपर से इस प्रकार से प्लगिंग करेंगे ना, ताकि ये 3D इमेज के अंदर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इस प्रकार से जब अगर ये इस पर बारिश आएगी तो हम वाटर देंगे, तो और वाटर फ्लो करेगा तो इनसे टकरा जाएगा। ये मतलब आप ये समझ सकते हो, हमारा ट्रैक्टर को इस प्रकार से चलाना है आपने, उसके ऊपर ऐसे लंबे चलाने की बजाय इस प्रकार से राउंड राउंड। ओके, जैसे या तो आप लोगों ने कभी देखा हो पहाड़ों के ऊपर जो खेती की जाती है, जैसे दैट इज़ कॉल्ड टेरेस फार्मिंग। ओके, हिल एरिया के अंदर जो की जाती है ना एग्रीकल्चर, उसको इसी प्रकार से सीढ़ीनुमा खेती बोलते हैं, उसको इसी प्रकार से बनाई जाती है वो। ये तो मैंने जस्ट हमारा नॉर्मल एग्जांपल था। ओके, वो उसको क्या बोलते हैं जो पहाड़ों पर की जाती है, दैट इज़ टेरेस फार्मिंग। तो अभी फिलहाल इसको देख लेते हैं एक बार। तो प्लगिंग इन ए रॉन्ग वे, जब हम प्लगिंग करते हैं गलत तरीके से, अप एंड डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ, द स्लोप चैनल्स, द स्लोप फॉर्म चैनल्स, तो स्लोप पे क्या चैनल्स बन जाते हैं, अभी दिखाए थे मैंने, चैनल्स बन गए इस प्रकार से। और इसमें क्या होता है, क्विक वाटर फ्लो लीडिंग टू सोइल इरोजन, उसकी वजह से क्या होता है, सोइल हमारा इरोजन होता है, मिट्टी का कटाव होता है। तो हमें इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ता है, काउंटर लाइन्स बनानी पड़ती है, जैसे इनको बोलते हैं काउंटर लाइन्स। इस प्रकार से जो एग्रीकल्चर करते हैं, कैन डिसेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर, उससे जो वाटर का फ्लो होता है कम हो जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं, काउंटर प्लगिंग। क्या बोलते हैं, काउंटर प्लगिंग। ओके, आई थिंक काउंटर प्लगिंग आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं टेरेस फार्मिंग के बारे में। स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स को मेकिंग टेरेस। अब क्या होता है कि पहाड़ों के ऊपर आप कुछ छोटे छोटे स्लोप कट कर दिए जाते हैं। आप सिर्फ एक काम करना, गूगल के ऊपर टेरेस फार्मिंग सर्च करना, आपको दिख जाएगा किस प्रकार से टेरेस फार्मिंग की जाती है। थोड़ा सा मैं इमेज में समझा देता हूँ। जैसे इस प्रकार से स्लोप को इस प्रकार से कट कर लिया जाता है, एक खेत यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, एक इस प्रकार से छोटे छोटे खेत बना दिए जाते हैं। इनके ऊपर ढलान को ख़त्म कर दिया जाता है, मान लो आप बिल्कुल प्लेन लैंड एरिया बना दिया जाता है, उस पर खेती की जाती है, उसी को बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। टेरेस कल्टिवेशन रेस्ट्रिक्ट क्या करती है, इरोजन। वेस्टर्न एंड हिमालयन जो रीजन है, हमारा हिमालय का रीजन है वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। हिमालय के अंदर काफ़ी वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग है, इस प्रकार की खेती की जा सकती है। आप सिंपल याद रखो, जो टेरेस फार्मिंग होती है पहाड़ी एरिया में की जाती है, हिल एरिया में की जाती है, पहाड़ों पर की जाती है, उसी को हम सीढ़ीनुमा खेती भी बोलते हैं। गूगल पे जाके एक बार इमेज सर्च कर लेना आप। काउंटर प्लगिंग में क्या डिफरेंस है, टेरेस फार्मिंग में दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। काउंटर प्लगिंग होती है वो प्लेन एरिया पे की जाती है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, मिट्टी हल्की सी ऊपर उठी हुई होती है। जो हमारा लैंड होता है, जो हमारे खेत होते हैं, वो बीच में से हल्के से ऊपर उठे हुए होते हैं। काफ़ी जगह मिल जाएंगे आपको उत्तर प्रदेश के अंदर, हरियाणा में चीज़ देखने को। अब बात करते हैं लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। जो बड़े बड़े खेत होते हैं उनको स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। अब जैसे मान लेते हैं ये हमारा खेत है पूरा इतना बड़ा, इसको हमने क्या कर दिया, अलग अलग डिवाइड कर दिया। इतना हिस्सा अलग, इसके बीच में ये हिस्सा अलग, फिर इतना हिस्सा अलग, ये बीच में से अलग स्ट्रिप डाल दी इसके अंदर। अब क्या करेंगे,
इस स्ट्रिप के अंदर घास लगा देंगे इधर से अलग से। ओके, इन स्ट्रिप में क्या लगा दिया हमने, ग्रास। और यहाँ पर जो एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं वो हम कर सकते हैं, मान लेते हैं इसमें राइस लगा रखे हैं या फिर जो भी लगा रखी, जो भी एग्रीकल्चर ग्रो करते हैं वो कर सकते हैं। बीच वाले स्ट्रिप के अंदर हमने क्या कर दिया, ग्रास लगा दी। ओके, लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप, जो बड़ा खेत था उसको हमने स्ट्रिप में डिवाइड कर दिया, और स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास, जो ग्रास की स्ट्रिप्स थी उसके अंदर लगा दी, टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, क्रॉप्स के बीच में हम लोगों ने लगा दी। देखो ये लगा रखी ग्राफ्स। ओके, और दिस ब्रेक्स अप द फोर्स, ये क्या करती हैं, ब्रेक अप द फोर्स ऑफ विंड, जो हवा का फोर्स होता है उसको क्या कर देती, कम कर देती है। मान लेते हैं अब हवा इस प्रकार से फ्लो कर रही है, विंड चल रही है ऐसे, जब ये विंड चलेगी हवा के खेत के ऊपर से जाएगी तो क्या करती है, ये सोइल इरोजन करती है, हमारी मिट्टी का कटाव करती है। लेकिन बीच बीच में जब ये घास की आ गई इधर से, जो घास की स्ट्रिप है ये क्या करेगी, जो हवा बिल्कुल हमारे लैंड के टच करके जा रही थी उसको, या उसके फोर्स को कम कर देगी, उसको रोक देगी, थोड़ा धीमा कर देगी। धीमा करने से क्या हो जाएगा, वो मिट्टी के कटाव को कम करेगी। सिर्फ ये रीज़न है इसका ग्रास की स्ट्रिप लगाने का। ओके, क्या कर देती है, ब्रेकअप, तोड़ देती है, फोर्स ऑफ विंड, जो हवा का फोर्स होता है उसको कम कर देती है। दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग, इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रिप क्रॉपिंग। ओके, अब एक और बच गया, उसको देख लेते हैं। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर, प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर आल्सो वर्क्स इन सिमिलर वे, रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड एज शेल्टर बेल्ट्स। देखो ये क्या होता है, इसी हमारा फार्म है, अगेन समझ लेते हैं इसको। ये हमारा क्या है, फार्म है, इसके चारों तरफ क्या कर दिया हम लोगों ने, पेड़ लगा दिए बड़े बड़े, ये पेड़ लगा दिए हमने इसके चारों तरफ। ओके, ये क्या करेंगे, जैसे तेज हवा चलती है, पहले इसमें ट्री ग्रो कर लेते हैं, एक सेकेंड। ये देखो हमने पूरे अपने खेत के चारों तरफ क्या कर दिए, ट्री लगा दिए लाइन के अंदर, सीधी लाइन में। अब ये तो मैंने चारों तरफ ऐसे लगा दी समझने के लिए, बाकी आप किसी एक साइड में भी लगा सकते हो। आपको पता है आपके उस लैंड के अंदर पर्टिकुलर हवा ज़्यादातर इस टाइम पे ऐसे चलती है, हवा की डायरेक्शन मोस्टली साल में ज़्यादातर इस साइड से रहती है, तो क्या करना है, इस साइड पे क्या कर देंगे, प्लांट लगा देंगे। आपको पता है साल के 12 महीने में से 8 महीने हवाएं हमारे फार्म के अंदर, हमारे खेत में इस प्रकार से चलती है, जो हमारे लिए क्या करती है, हमारे लैंड का सोइल इरोजन करती है, हमारे खेत के अंदर वहाँ पर जो फार्म है वहाँ पर सोइल इरोजन करती है। तो हमने क्या करना है, इस प्रकार से उसमें क्या लगा देना है, पेड़ लगा देना एक लाइन के अंदर। इनको क्या बोलते हैं, शेल्टर बेल्ट। क्या बोलते हैं, SHELTER, शेल्टर बेल्ट। जो एक लाइन के अंदर हमने काफ़ी सारे पेड़ लगा दिए ना, इसी को क्या बोलते हैं, शेल्टर बेल्ट। और ये किस लिए लगाए जाते हैं, जो ये हवा चलती है इस प्रकार से, ये क्या करती है, हमारे खेत के अंदर जो हवा, तेज हवा का जो प्रेशर होता है, उसको जो फोर्स होता है हवा का, उसको पेड़ ही क्या करते हैं, पेड़ कम कर देते हैं, रोक देते हैं। जो भी हमने ग्रास वाला पढ़ा था ना, ग्रास का कंसेप्ट लगाया था, सेम अगेन यही सेम चीज़ है, शेल्टर बेल्ट भी। उसमें घास लगाते हैं बीच बीच में, बड़ा कोई खेत होता है, लेकिन इसमें क्या कर दिया जाता है, पूरे खेत के चारों तरफ मान लो, या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर लाइन में, जैसे पूरी एक लाइन होगी, इस एक लाइन के अंदर क्या कर दिया हम लोगों ने, पेड़ लगा दिए। इसको क्या बोलेंगे, शेल्टर बेल्ट। चारों साइड का तो मैंने एग्जांपल दिया जस्ट समझने के लिए। किसी एक साइड में मान सकते हो कि किसी एक साइड के अंदर, एक सीधी रेखा के अंदर काफ़ी सारे पेड़ लगा दिए, उन्हीं को क्या बोलेंगे, शेल्टर बेल्ट। वो क्या करेंगे, जो हवा का प्रेशर होता है, तेज हवा का फोर्स होता है, उसको रोक देंगे, और हमारी सोइल इरोजन को इस प्रकार से हम कम कर सकते हैं। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर आल्सो वर्क्स इन ए सिमिलर वे, रोज सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट। उसको क्या बोलेंगे, शेल्टर बेल्ट। These shelter belts have contributed significantly to the stabilization of sand dunes and in establishing of the desert in the western India. These shelter belts have contributed significantly to the stabilization, किसको स्टेबलाइज करने के लिए, सैंड ड्यून्स को। जो सैंड ड्यून्स पता है ना, मिट्टी के जो पहाड़ है उनको स्टेबलाइज करने में काफ़ी मदद करती हैं हमारी कौन, शेल्टर बेल्ट्स। एंड स्टेबलाइजिंग द डेजर्ट इन वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न इंडिया है उसके अंदर जो हमारा डेजर्ट है उसको स्टेबलाइज करने में हमारी हेल्प करते हैं कौन, शेल्टर बेल्ट्स। सिर्फ ये याद रखो, नीचे वाला आपको लाइन याद रहे ना रहे, शेल्टर बेल्ट क्या होती है, एक लाइन में काफ़ी सारे पेड़ लगाते हैं हम। वो क्या करते हैं, जो विंड होती है, हमारी हवा होती है, वो क्या करती है, हमारा सोइल इरोजन करती है, उस सोइल इरोजन को रोकते हैं सिंपली। ओके, तो देखो अभी जो हमने पढ़ा सोइल इरोजन, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ी हम लोगों ने, सोइल इरोजन को कम करने के तरीके कौन कौन से हैं। तो एक तो हो गया था सीट इरोजन में, तो क्या होता था, सोइल इरोजन हो रहा था, विंड इरोजन से भी इरोजन हो रहा था। इसको कम करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए हम लोगों ने, एक तो अपनाया काउंटर प्लगिंग। क्या करते हैं हम, काउंटर प्लगिंग करते हैं, मतलब जो हमारी खेत होती है, इस प्रकार का जो खेत है उस पर इस प्रकार की खेती करते हैं, उसको बोलते हैं काउंटर प्लगिंग।
ओके। सेकंड दूसरा वर्ड क्या था एग्रीकल्चर सोइल इरोजन को रोकने के लिए? टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग करते हैं, इससे भी सोइल इरोजन कम होता है। फोर्थ हम लोगों ने क्या पढ़ा? दैट इज थर्ड क्या था? स्ट्रिप फार्मिंग। एंड फोर्थ क्या था? शेल्टर बेल्ट। तो 4 तरीके हैं जिससे हम सोइल इरोजन को कम कर सकते हैं। कुछ ना पूछे क्वेश्चन तो यही पूछ सकता है कि ऑप्शन में 3 डाल देगा कि 3 इनमें से डाल देगा, एक कोई अलग से डाल देगा कि सोइल इरोजन को कम करने के या सोइल को कंजर्व करने के कौन कौन से तरीके हैं। सोइल इरोजन को कंजर्व करने के कौन कौन से तरीके हैं, किस किस मेथड से हम सोइल को कंजर्व करते हैं, तो कौन कौन से हैं? स्ट्रिप फार्मिंग हो गया, स्ट्रिप क्रॉपिंग हो गया, शेल्टर बेल्ट हो गया, काउंटर प्लगिंग हो गया, टेरेस प्लगिंग हो गया। ओके, ये तो हैं करने के। अब नहीं है वो आंसर गलत डाल देगा उसके अंदर, एक उसमें से पूछ लेगा कौन सा नहीं है। तो इस प्रकार से आपको इनको लर्न करना है। वैसे ना एक कंप्लीट वीडियो में पूरे चैप्टर की, चाहे उसको 2 घंटे की लगे 3 घंटे की, उसमें सिर्फ हम यही पढ़ेंगे कि इसमें पूरे चैप्टर के अंदर कौन कौन सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकता है आपका। ओके, 2 घंटा 3 घंटा जितना भी टाइम लगे, स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से पहले पेज से और इस आखिरी पेज तक। जैसे मैंने अभी बताया ना आप लोगों को, ये 3 पॉइंट्स हो गए, तो मैं उसमें सिर्फ यही करूँगा कि मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखता जाऊँगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1 कि एक क्वेश्चन ये बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है। तो पूरे चैप्टर के अंदर 100 200 300 जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, 2 घंटे लगेंगे 3 घंटे जितना भी टाइम लगेगा, लेकिन पूरा चैप्टर को एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक ज़रूर करो, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इसको पूरा करने में इन चीज़ों को ना, और शेयर कर दो जितना हो उसके